डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु suffer loss at All England Open quarter-final. SSP Chaurasia edges into Indian Open lead as Storms hold up play again. Yuki Bhamri progresses in Zhuhai semis, his first on the ATP Challenger Tour this season. Sania Mirza Barbara Strykova ease into second round of Indian Wells tournament. पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की हार के साथ ही ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडिया का सफर खत्म हो गया है। आइए देखते हैं अखबार की सुर्खियां क्या कह रही हैं इसके बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता हुआ सिंधु क्रैशेस आउट ऑफ ऑल इंग्लैंड। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर सिंधु क्रैशेस आउट ऑफ ऑल इंग्लैंड। तो मुकाबले में सिंधु को 21-14, 21-10 से हार का सामना करना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस कहता हुआ ऑल ओवर फॉर इंडिया एट ऑल इंग्लैंड। तो इसी के साथ इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडिया का सफर खत्म हो गया है। दैनिक जागरण अखबार की खबर क्वार्टर फाइनल में थमा साइना व सिंधु का सफर। तो साइना नेहवाल भी स्यूंग जी ह्यून के आगे नहीं टिक पाई और इस गेम में हार गई। हिंदुस्तान अखबार कहता हुआ सिंधु हार कर बाहर। तो सारे प्लेयर्स ये करके आउट हो गए, होप्स खत्म हो गई हैं इंडिया की। हालांकि टक्कर काफ़ी अच्छी दी दोनों ने, सिंधु ने भी अच्छी कोशिश की, साइना भी बहुत अच्छा गेम खेल रही थी पर कुछ हो नहीं पाया। देखिए मैं साइना के बारे में ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कम से कम पहले गेम में बहुत टफ फाइट दी, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि सिंधु ने अच्छी टक्कर दी, क्योंकि मैं मैच देख रहा था लाइव और सिंधु बहुत अच्छा नहीं खेली, एवरेज खेल था उनका। आई डोंट नो उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी या क्या। कम से कम मुझे लग रहा है कि 10-1 पॉइंट तो उन्होंने सिर्फ अपने नेट में शटल को खेल के दे दिया ताई को। ताइजू बहुत ही अच्छी प्लेयर है, पावर हाउस उनको कहते हैं, उनके नाम रिकॉर्ड है कि वो 300 समथिंग स्पीड से उन्होंने कई बार सर्विस की है, स्मैशेस मारे हैं और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है। वो कब स्लो कर देंगी अपने गेम को, कब वो फास्ट हो जाएंगी, उसका रिटर्न ज़बरदस्त है। जब आप वर्ल्ड नंबर 1 के खिलाफ, इतने अच्छे प्लेयर के खिलाफ आप खेल रहे हो तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि एक पॉइंट भी नहीं देना है, या अनफोर्स्ड एरर्स से उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए। मतलब आपके अपने उनके अच्छे खेल से आपको अपने पॉइंट उन्होंने नहीं जीता, बल्कि आपने उनको बहुत सारे पॉइंट्स गिफ्ट में दे दिया। और ये सिंधु का खेल बहुत निराशाजनक था और कभी भी नहीं लगा कि वो हावी हो रही हैं। पहले गेम में एक आधी बार जरूर बराबरी पर आई थी, बट ज़्यादातर समय वो पिछड़ती हुई नजर आई और ये बहुत निराशाजनक था। सिंधु मुझे लगता है पूरी तरह तैयार नहीं थी और बताते नहीं है प्लेयर, बहुत प्लेयर कि वो फिजिकली कुछ उनको प्रॉब्लम थी। मे भी हो सकता है कि कुछ फिटनेस को लेके कुछ समस्या हो, क्योंकि खेल जैसा वो जिसलिए जानी जाती है सिंधु, वैसा खेल देखने को नहीं मिला कल। जी, तो जिस खेल के लिए सिंधु जानी जाती है वो खेल देखने को नहीं मिला। साइना ने माफ़ कीजिएगा, हालांकि कोशिश की लेकिन इंडिया कुछ खास नहीं कर पाया और इस टूर्नामेंट से आउट हो गया है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जो है गोल्फ से लेके मौजूदा चैंपियन एसएसपी चौरसिया एक शॉट के साथ गेम के शीर्ष पे बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं गोल्फ और इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट की। आइए देखते हैं अखबार की सुर्खियां क्या कह रही हैं इसके बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता हुआ एसएसपी शाइन्स थ्रू द एलिमेंट्स। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर एसएसपी चौरसिया बीट्स द कोर्स ऑड्स टेक्स स्लिम लीड। तो डीएलएफ गोल्फ कोर्स में बारिश के कारण परिस्थितियां काफी मुश्किल थी। इंडियन एक्सप्रेस कहता हुआ इट सीम्स लाइक एसएसपी से द बर्डीज। हिंदुस्तान अखबार की खबर इंडियन ओपन गोल्फ में चौरसिया को बढ़त। तो हालांकि बारिश ने थोड़ी मुश्किलें ज़रूर सामने लाई प्लेयर्स के,
लेकिन गेम अच्छा चलता रहा और चौरसिया अभी भी टॉप पे बने हुए हैं। देखिए वो लीड बहुत ही जैसा एक शॉट का मार्जिन है और ये उसको उनको बरकरार तो रखना ही होगा, बल्कि ये कोशिश करनी होगी कि आज वो जब वो कोर्स पर उतरे तो ज़्यादातर ईगल बर्डी पे भरोसा करें। अब वो अगर एक स्ट्रोक का एक शॉट का लीड जो है बहुत ज़्यादा वो लीड नहीं होती है, तो इस तरह से उनको ख्याल रखना होगा कि आज उस लीड को न केवल बरकरार रखें जो कल उन्होंने हासिल की थी, बल्कि उसको और एक्सटेंड करें, उसको बढ़ाएं। और चौरसिया चूंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, ये जो कोर्स है दिल्ली गोल्फ कोर्स हो या फिर गुड़गांव में जहां मैच चल रहा है वहाँ पर वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है इन कोर्सेज से, तो उसका भी उनको फ़ायदा मिलता है। उम्मीद करें कि पिछले साल की तरह इस साल भी वो अपना परचम लहराएं और भारत को गोल्फ में एक और उपलब्धि दिलाएं। जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि भारत को गोल्फ में उपलब्धि दिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो है टेनिस से लेके यूकी भांबरी, जो कि ज़ुहाई चैलेंजर के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए थे। उन्होंने पहली बार इस चैलेंज में सेमीफाइनल्स में जगह बनाई है। दरअसल उनके ओपोनेंट अगस्टिन वेलोटी बीच में ही गेम को उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि यूकी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अगस्टिन के छोड़ने के कारण यूकी सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं। उनको फ़ायदा तो मिला ही है इस चीज़ का। आइए देखते हैं अखबार की सुर्खियाँ क्या कह रही हैं इसके बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता हुआ यूकी एंटर्स ज़ुहाई सेमीज। इंडियन एक्सप्रेस की खबर, यूकी रीचेस सेमीफाइनल्स ऑफ ज़ुहाई चैलेंजर। आपको बता दें अगस्टिन वेलोटी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। हिंदुस्तान अखबार की खबर, वेलोटी के रिटायर होने से यूकी सेमीफाइनल में। अमर उजाला कहता हुआ यूकी भांबरी सेमीफाइनल में। तो यूकी अच्छा गेम खेल रहे थे। 6-1 से पहला सेट में उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी, दूसरे में 2-1 से बढ़त बनाई हुई थी। नव भारत टाइम्स की खबर, यूकी सेमीफाइनल्स में। तो कोहनी की चोट के कारण लास्ट ईयर कोर्ट से बाहर ही रहे यूकी भांबरी। इस बार गेम में वापसी कर रहे हैं। हालांकि जैसे कल आपने कहा कि बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो रहा है ये, लेकिन कोशिश अच्छी चल रही है और एक फ़ायदा भी मिल गया उनको कि बीच में ही गेम से वो चले गए। हालांकि गेम पे उनकी पकड़ अच्छी बनी हुई थी। सामने वाले प्लेयर्स का जो वजह बताई गई, उन्होंने कहा कि वो फटीग के शिकार हो गए, बहुत थकान महसूस हो रही थी। वो मौसम वहाँ पर जाहिर है कि थोड़ी सी गर्मी होगी और कुछ टफ मुकाबले चल रहे हैं, उस वजह से उनको थकान महसूस हुई। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यूकी को इसका ज़रूर फ़ायदा हुआ, सेमीफाइनल पहुँचे। चैलेंजर है, एटीपी जो मेन जो टूर्नामेंट होता है, टूर होता है, जिसमें टॉप रैंक प्लेयर खेलते हैं, वो नहीं है। थोड़ा लोअर रैंक ये सीरीज़ होती है, चैलेंजर्स जो होते हैं, और उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो कई बार बड़े प्लेयर्स भी उतरते हैं, वो रीगेन करने के लिए अपना जो कॉन्फिडेंस है या फिर अपनी लय हासिल करने के लिए उतरते हैं, और वही यूकी भांबरी भी कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से वो वहाँ नहीं जा सकते। एटीपी टूर में खेलने के लिए उनको क्वालिफाइंग से गुजरना होगा। यहाँ पर वो शायद अपनी लय हासिल कर रहे हैं और जो फिटनेस लेवल है उसको भी आंक रहे हैं, तो यहाँ ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। मुझे लग रहा है कि अगर ये जीते हैं, सेमी तक पहुँच गए हैं और पूरी संभावना है, जैसा कि कल हम बात कर रहे थे कि 100 के ऊपर अगर कोई 200 नंबर का प्लेयर है, कोई 300 नंबर का प्लेयर, कोई बहुत फ़र्क नहीं होता है। अरे यूकी अपनी रैंकिंग से थोड़ा ऊपर को हरा देते हैं तो कोई फ़र्क तब होता है जब आप हराते हैं टॉप 20 या टॉप 50 के अंदर के भी प्लेयर को अगर आप हराते हैं तो। लेकिन यहाँ से कॉन्फिडेंस जो आएगा, जो फिटनेस लेवल वो अपने को आंक पाएंगे, उसका फ़ायदा उनको ज़रूर होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि शीर्ष पे तो बने हुए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो डेविस कप में उन्होंने बढ़त दिलाई इंडिया को, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि उनका गया है? लग तो नहीं रहा गेम से। देखिए कॉन्फिडेंस का सवाल नहीं है, ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं और जैसा कि इंजरी फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारी स्किल्स आपके पास हैं, सब कुछ है, कॉन्फिडेंस भी है, बट आप आपके फिजिकली फिट नहीं है, नी में इंजरी ज़्यादातर होती है, आपके कंधे में इंजरी होती है, रिस्ट में कई बार होता है, इनका एल्बो में कुछ था,
तो ये टेनिस प्लेयर्स के लिए आम है और इससे रिकवर करना वो बहुत ज़रूरी है। और जहां आपने बात की कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस भी तभी कम होता है जब आप पूरी तरह फिट नहीं होते हैं, अपने आप के ऊपर डाउट होने लगता है। तो वही ज़रूरी था और अगर जीते हैं तो यहाँ से वो आगे जाएंगे, हम उम्मीद करें। काफ़ी टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, काफ़ी टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आगे ही ऐसे उनकी जीत का सिलसिला बरकरार रहेगा। टेनिस की बात चल रही है तो आपको बता दें, सानिया मिर्जा और बारबोरा स्ट्राइकोवा की जोड़ी ने इंडियन वेल्स ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। आइए देखते हैं अखबार की सुर्खियां क्या कह रही हैं इसके बारे में। हिंदुस्तान टाइम्स कहता हुआ, सानिया स्ट्राइकोवा इन सेकंड राउंड। तो सानिया स्ट्राइकोवा ने जर्मनी और लाटवा की प्लेयर को हराया, 6-3, 6-4 से हरा दिया काफी आसानी से। दैनिक जागरण कहता हुआ, सानिया स्ट्राइकोवा का विजयी आगाज। दैनिक भास्कर की खबर, सानिया और स्ट्राइकोवा की जोड़ी दूसरे दौर में। तो पिछले साल ही इन दोनों की जोड़ी बनी और तालमेल काफ़ी अच्छा बैठा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं साथ में दोनों। हाँ, देखिए एक ही शहर से साइना ने निराश किया हैदराबाद की साइना और सिंधु ने, तो सानिया मिर्जा उधर अच्छा कर रही हैं। सानिया मिर्जा के बारे में ख़ास बात यह है कि वो अपने पार्टनर्स को बड़ी कहें बहुत ध्यान से उनके उसको देखकर, परफॉर्मेंस को देख के और किस तरह से उनसे तालमेल बिठा सकती हैं, तमाम चीज़ों को मुझे लग रहा है बहुत माइन्यूटली देखती हैं। और जिसके साथ भी वो पार्टनरशिप करती हैं, जिसके साथ भी उनकी जोड़ी बनती है, वो बहुत सफल होती है। क्योंकि इसके पहले आप हिंगिस को देखिए, हिंगिस के साथ उनकी जोड़ी थी, काफ़ी सफल रही। अब रीजंस नहीं पता है एग्जैक्टली क्या था, बट दोनों अलग अलग हो गई। फिर था कि किसके साथ वो खेलेंगी, स्ट्राइकोवा को उन्होंने चुना। हालांकि शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर से वो दोनों पटरी पर हैं। और ख़ास बात यह है कि स्ट्राइकोवा जो है सिंगल्स में भी बहुत अच्छा खेलती है। वर्ल्ड नंबर 16 या 17 हैं, वो टॉप 20 की प्लेयर हैं। और आप अगर देखें तो जितने बड़े टूर्नामेंट्स हैं, ग्रैंड स्लैम है, उसमें सेमीफाइनल नहीं, मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल तक, अब अधिकतर तीसरे चौथे राउंड तक पहुंचती है वो बहुत आगे नहीं गई है, बट क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचना बहुत बड़ी बात है। डबल्स में भी उनका ग्रैंड स्लैम में जीता तो नहीं है उन्होंने, बट सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में पहुंची है लगभग सारे चारों ग्रैंड स्लैम में। और अनुभव, उनकी भी उम्र लगभग 28, 29, 30 साल हो गई है और इनके पास भी अनुभव है। तो दोनों का जो तालमेल है तभी बनता है जब आप एक सर्किट पे खेलते हैं और काफ़ी मतलब आपको पता होता है, बहुत ज़्यादा दोनों साथ में प्रैक्टिस ना भी करें तो पता होता है कि अगर हम साथ में खेलना शुरू करते हो कहाँ किसको क्या करना है, नेट पे कौन खेलेगा, पीछे से कौन खेलेगा। और बहुत जल्दी ये दोनों की समझदारी बन गई है और जिस तरह से सफलताएं हासिल कर रही हैं, अब आगे आने वाले दिनों में फ्रेंच ओपन खेलेंगी, विंबलडन खेलेंगी, यूएस ओपन खेलेंगी। मुझे लग रहा है जिस तरह से वो खेल रही है, नंबर 4 रैंक भी है, तो उनको सफलता और भी हासिल करनी चाहिए। यहाँ दौर में इनका मुकाबला पोलैंड और इटली की खिलाड़ी से होने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए रैंकिंग वाइज ये आगे हैं और जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया पिछले मैच में और जितना तजुर्बा है इन दोनों के पास, तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आएगी। अगर दो दिन के बाद हमें ये जानने को मिले, खबर मिले कि इन्होंने ये खिताब जीत लिया है, तो कोई हैरानी नहीं होगी क्योंकि ये दावेदार है वहाँ पर। जी, और मेंस डबल्स में आपकी क्या राय है? रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर पाब्लो अपनी शुरुआत करने वाले हैं इस पारी में। देखिए वही बात है, रोहन बोपन्ना के साथ भी बहुत सारे पार्टनर बने, अभी उनके साथ पार्टनरशिप शुरू हुई है और इस टूर्नामेंट में देखना होगा कि वो कहाँ तक जाते हैं। क्योंकि जब तक आप कोर्ट पे नहीं उतरते हैं, जब तक आप कुछ एक मैचेस नहीं खेलते हैं, कुछ एक आप सेट में नहीं खेलते हैं, जीतते नहीं हैं, तब तक ये पता लगाना मुश्किल है कि आप कितनी लय में हैं, कितने रिदम में हैं और कहाँ तक आप जा सकते हैं। हालांकि दोनों अनुभवी हैं। बोपन्ना को हम पता है कि वो टॉप रैंक प्लेयर हैं, हमेशा से रहे हैं, टॉप 10 में रहे हैं डबल्स में, और उनके पार्टनर भी अच्छे प्लेयर हैं। तो बट दोनों मिल के कैसा खेलते हैं वो ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने सफल होंगे सर्किट में। बिल्कुल, तो उम्मीद करेंगे कि मेंस डबल्स भी काफ़ी अच्छा रहा इंडिया की तरफ से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो है हॉकी से लेके मुस्तबा और रघुनाथन को हैव बीन लिस्टेड आउट ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। तो देखते हैं अखबार की सुर्खियां क्या कह रही हैं इसके बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता हुआ, नो प्लेस फॉर रघु दानिश। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर, रघुनाथ मिसिंग फ्रॉम लिस्ट ऑफ प्रोबेबल्स।
दैनिक जागरण इस बार कहता हुआ रघुनाथ और वाल्मीकि हॉकी संभावितों में। अमर उजाला कहता हुआ हॉकी संभावितों के कोर ग्रुप से रघुनाथन बाहर। नवभारत टाइम्स की खबर प्रोबेबल्स में रघुनाथ नहीं। तो जूनियर्स को इसमें काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, 11 प्लेयर शामिल हुए हैं जूनियर्स की टीम से, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑल्टमन्स ने खुद ही ये स्टेटमेंट दिया है कि वो भविष्य को देखते हुए ये 33 प्लेयर्स को उन्होंने चुना है, जिनको आगे आने वाले इस साल 2-3 बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनके लिए वो तैयार करेंगे। और एक बात उन्होंने और कही है, ये सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो पिछले साल 2016 में पूरे साल में प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया है और इस बार हॉकी इंडिया लीग जो अभी पिछले महीने खत्म हुई है उसमें किसका कैसा प्रदर्शन रहा है, तो उसके आधार पर इन्होंने 33 की टीम बनाई है। और न केवल ये हम 2 3 बड़े प्लेयर की बात कर रहे हैं, बल्कि इसमें और भी जैसे गुरबाज सिंह है और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो यंगस्टर्स हैं, जैसे एचआईएल में उन लोगों को बहुत पैसे मिले थे, उनको भी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, उनको ध्यान में रखा, बट उनको सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी नहीं रही थी। तो जाहिर है ऑल्टमन्स को फुल पावर दी गई है और वो ये सोच के टीम सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये आजकल परसों की बात नहीं है, अगले 1-2 साल में हमारी टीम कहाँ जा रही है, हम किस तरह से इस टीम को लेके जाएंगे, यंगस्टर्स किस पोजीशन पे कैसा खेलेंगे, किस किस पोजीशन पे किन किन यंगस्टर्स को हम आजमा सकते हैं, उस ढंग से टीम को सिलेक्ट किया है। और ये जो बड़े प्लेयर्स को उन्होंने इस तरह से बाहर किया है, मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर उन्होंने एक संकेत दिया है कि अगर आप कितने भी बड़े प्लेयर हों, नाम नहीं खेलेगा, आपका काम खेलेगा। अगर आप अच्छा खेलते तभी आप टीम में होंगे। अब देखना यह है कि भविष्य में आगे आने वाले दिनों में इन बड़े प्लेयर्स की वापसी होती है कि नहीं, लेकिन फिलहाल तो नहीं लगता। 33 में भी अगर उनका नाम नहीं है तो आगे मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगी उनकी वापसी। जी, तो आगे मुश्किल होगी उनकी वापसी जैसा आप बता रहे हैं, और 14 मार्च से शुरू होने वाला है ये शिविर बैंगलोर में। तो कंपटीशन में आगे जैसे जूनियर्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, तो इंडिया के लिए काफ़ी आसान होगा। नहीं, देखिए, इंडियन टीम ने हॉकी में बहुत अच्छा किया है और अब हर जगह हम जब जाते हैं, पिछले 4-5 साल जब से मुझे लग रहा है एचआईएल की शुरुआत हुई है, कई प्लेयर्स से मेरी बातचीत हुई और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से एचआईएल की जो शुरुआत हुई है उसमें प्लेयर्स कहते हैं कि पहले एक होता था कि ये जर्मनी का प्लेयर है, ये हॉलैंड का प्लेयर है, ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, क्योंकि इनका जलवा होता है। जब से ये टर्फ पे हॉकी खेली जाती है, बहुत फास्ट हॉकी दिन ब दिन होती जा रही है, इनके पास अलग तरह के स्किल्स है। तो इन प्लेयर्स के मन में होता था कि अरे ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, जर्मनी के हैं, हॉलैंड के हैं। अब उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनके खेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इनसे भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो अब एक हवा नहीं रहा कि ये यहाँ के प्लेयर हैं, इनके खिलाफ खेला नहीं जा सकता, या इनके खिलाफ तो हम हारेंगे ही या ये जीतेंगे ही, ये भावना नहीं है। अब आप देखिए, ओलंपिक्स में भले ही हम बहुत कुछ नहीं कर पाए क्योंकि सबका ध्यान ओलंपिक्स में होता है कि हमारी टीम क्या करती है, लेकिन टफ फाइट दिया भारत ने हर एक मैच में, और ये बदलाव आया है। और ये जो यंगस्टर्स है, जिस तरह से उन्होंने एचआईएल में खेला है, मुझे लगता है कि जो टीम बन रही है और भविष्य में बनेगी, हमारी टीम टॉप 4-5 टीमों में तो ज़रूर रहेगी आने वाले दिनों में। जी, तो जैसा आपने एचआईएल को भी मेंशन किया, तो ये जो प्रयास हो रहे हैं, ये वर्ल्ड कप भी और उसके बाद एचआईएल, तो इससे हॉकी को जो फोकस मिल रहा है, जो लाइमलाइट मिल रही है, आपको लग रहा है कि हॉकी फिर से उन ऊंचाइयों को छू पाएगी, उतना फिर वापस पकड़ बना पाएगी? जैसे एचआईएल में वापस लोगों को बहुत उत्सुकता थी मैच देखने की, काफ़ी दिलचस्पी बन गई लोगों के दिलों में। क्या लगता है आपको, हॉकी का आगे क्या फ्यूचर? देखिए, किसी भी खेल में, जैसे अब आज से अगर कुछ साल पहले की बात करें तो कोई ये नहीं सोच सकता था कि बैडमिंटन को इतनी लोकप्रियता मिलेगी। 1-2-3 प्लेयर अच्छे थे। अब 2001 में पुलेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड जीत लिया, लेकिन उसके बाद कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं आया। इस वजह से हम अब देखिए, कोई भी प्लेयर इंडिया के, चाहे बड़ी जो 2 हमारी प्लेयर हैं सिंधु और साइना, उनके अलावा भी प्रणॉय भी कहीं से खेलते हैं, हालांकि वो बहुत बड़ा खिताब उन्होंने नहीं जीता है, बट हम उसकी चर्चा करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि
आज बैडमिंटन बहुत लोग खेल रहे हैं और हम उसमें अच्छा कर रहे हैं। इंडिया के प्लेयर्स इंटरनेशनली अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह अगर हॉकी में जैसा आपने कहा कि पुराने दिन लौट आएंगे, कभी भी हॉकी के दिन लदे नहीं है। मतलब हॉकी हमारे दिलों में है और हम उसको हॉकी खेल जब भी भारतीय टीम के खेलती तो सब ध्यान देते हैं, अरे भारतीय टीम क्या कर रही है जरा पता करो। नहीं भी अगर मैच देख रहे होते हैं तो उसके बारे में जानने की उत्सुकता होती है। लेकिन अगर हम लगातार जीतने लगेंगे, जो कि संभव है, जिस तरह से चायल हुआ है, एक्सपोजर मिल रहा है, इंटरनेशनली जाके खेल रहे हैं, और अच्छी बात है कि FIH जो प्रेसिडेंट है वो नरेंद्र बत्रा, वो भी भारत के हैं अब, और वो बहुत कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो भारत के हक में भी है। जैसे HIL में उन्होंने जो 4 क्वार्टर का जो एक रूल था कि एक हाफ और 2 हाफ का खेल नहीं, अब 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर घंटे भर का खेल होता है, वो पहले लागू हुआ। फिर वो FIH में उन्होंने वहां ले जाके और वहां इंटरनेशनली भी लागू किया। अब हर एक लेवल पे उसी तरह का खेल होगा, इससे भी फायदा होगा भारत को। तो आने वाले दिनों में जैसा आप कह रहे हैं कि पुराने दिन लौटने की बात, तो तभी लौटेंगे जब हम बड़े टूर्नामेंट में जीते, और उम्मीद करें कि 1-2 साल में वो दिन जरूर आएगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं वो दिन जरूर आएंगे। और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, हमारा हेल्थ सेगमेंट। चलते हैं अपनी को होस्ट पूनम सिंह के पास। डाइट पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। कई बार हम जिम में जाते हैं तो हमें ये गाइडेंस भी मिलती है कि आप जो है कार्ब का इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए और प्रोटीन लेवल आप बढ़ा दीजिए। तो उसके चलते लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन पे डिपेंड हो जाते हैं और कार्ब्स एकदम अवॉइड कर देते हैं। तो क्या इससे भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं या फिर ये बिल्कुल ठीक तरीका है जिमिंग के बाद यूज़ करने का? एक्चुअली दिस इज़ ओके। हमें एक प्रोटीन बढ़ाने होते हैं जब भी हम जिम में जा रहे हैं, पर हर एक बॉडी और हर एक का रिक्वायरमेंट अलग है। कोई वेट लॉस के लिए जिम जा रहा है तो कोई मसल बिल्डिंग के लिए जिम जा रहा है। सो ऑब्वियसली एक लड़का या लड़की जो अपनी बॉडी शेप्ड अप है, टोन्ड अप है, वेट एक्चुअल है, और वो अपनी बॉडी की शेपिंग के लिए या टोनिंग के लिए या मसल बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो उनका हमें प्रोटीन कंटेंट डे 1 से बढ़ाना पड़ता है। पर जो वेट लॉस के लिए जा रहा है उनको हम ग्रेजुअली ही प्रोटीन कम करा सकते हैं। आप ना उनको प्रोटीन सप्लीमेंट दे सकते हैं स्टार्टिंग में, ना प्रोटीन शेक्स दे सकते हैं। वो हम उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी या फैट लॉस के बाद ही देते हैं। तो जो मैं रेकमेंड करती हूँ लोगों को कि आप जिमिंग कर रहे हैं तो आप पहले अपनी एक्टिविटी लेवल 20 मिनट से 40 मिनट्स करिए, ग्रेजुअली उसको बढ़ाइए, और उस टाइम पे आपकी डाइट एक प्रोफेशनली एक्यूरेट डाइट होनी चाहिए जिसमें मिक्स्ड बैलेंस होता है, चाहे वो कार्ब हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो। फिर हम उसको डे बाय डे प्रोटीन लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं और कार्ब को कम करते हैं। एंड ऑल्सो प्रोटीन्स हमेशा हम एक लिमिट तक दे सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का डायरेक्ट इफेक्ट आपकी किडनी पे पड़ता है। तो अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन्स लेंगे, शेक्स भी ले लिए आपने और डाइट में आपने एग्स वगैरह भी ले लिए एंड सब कार्ब बंद कर दिए, रोटी बंद कर दी, तो एक सर्टेन लेवल के बाद आपकी बॉडी के में प्रोटीन्स एक्सक्रीट होने शुरू हो जाएंगे, जो हमेशा हमें बैलेंस करने होते हैं। तो प्रोटीन्स हम बहुत ज़्यादा डाइट में तभी देते हैं जब हमें उनकी एक्टिविटी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन हो कि वो कितनी एक्टिविटी लेवल कर रहे हैं। और इसका बैलेंस कैसे चेक किया जाएगा? क्या बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन लेते हैं या एज के हिसाब से आप प्रोटीन लेते हैं? नॉर्मली एज, हाइट, वेट दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। सपोजिटली एक कोई इंडिविजुअल है तो हम उसके लिए हम नॉर्मली क्या प्रोटीन लेवल्स बोलते हैं, आइडियल 1 किलोग्राम पर बॉडी वेट, 1 ग्राम पर 1 किलोग्राम बॉडी वेट। मतलब अगर कोई 50 किलो का आदमी है तो 50 ग्राम प्रोटीन एक दिन में उसको चाहिए। तो ऐसे ही हम ग्रेजुअली जो प्रोटीन जो मसल बिल्डिंग कर रहा है तो उनकी हम धीरे धीरे प्रोटीन बढ़ाते हैं। 80 ग्राम्स देना है, 90 ग्राम्स देना है, 120 ग्राम देना है। तो वो बढ़ाने के तरीके अलग अलग सोर्सेज से प्रोटीन दिया जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको एक आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट एक गाइडेंस के अंडर ही लेना चाहिए। वो आप सिर्फ एक सोर्सेज सोच के कि आज दूध ले लिया, दही ले ली, पनीर ले लिया, एग ले लिया और हमारा हो गया, तो वो गलत हो जाता है, बिकॉज उसमें उन सब का फैट परसेंटेज भी है, तो वो भी इक्वली हाई हो रहा होगा आपकी बॉडी में। तो ये थी डॉक्टर नेहा, जिन्होंने हमें बहुत सारी टिप्स दी और अच्छी अच्छी बातें बताई। आई एम श्योर आप इन बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि हेल्दी रहने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कुछ भी अपनाना चाहते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप ही अपनाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए राय ज़रूर ले लें, क्योंकि एक एक्सपर्ट ही आपको सही गाइडेंस दे सकता है। डॉक्टर नेहा, थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब समय हो चुका है आयुर्वेदिक टिप का, जो हमें देते हैं हमारे वैद्य विराज जी। तो चलिए चलते हैं वैद्य विराज जी के पास। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारा शरीर ही हमारे सब धर्मों को कराने हारा है, और हम सभी धर्म या अन्य किसी प्रकार का कोई भी कार्य हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ हम तब रहेंगे जब हम आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे। तो आज का हमारा विषय है लौंग और शहद। लौंग को आप सभी भली भांति जानते हैं, हमारे सभी माताएं बहनें हमारे अपने किचनों में, सब पाकशालाओं में सब यूज़ करते हैं। लौंग जहां प्रकृति से शीतल है, वहीं समस्त 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश करने की भी क्षमता रखती है। लौंग के द्वारा हम अपनी कास अर्थात खांसी को भी ठीक कर सकते हैं। लौंग हमारे समस्त उदर विकारों को भी ठीक करती है। लौंग हमें एसिडिटी से निजात दिलाती है। लौंग हमें गैस्ट्रिक की समस्या से भी निजात दिलाती है। लौंग के द्वारा हम हमारा जो लिवर है उससे संबंधित हर प्रकार के विकार का नाश कर सकते हैं। लौंग के द्वारा हम अपने आपसन की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। लौंग के द्वारा जिन भाई बहनों को बार बार ब्लड आता है नासिका से, जिसको हम नक्सीर कहते हैं, उस रोग को भी हम लौंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने का जो तरीका रहेगा, करीबन 4 से 5 लौंग आप ले लें और उसका महीन पाउडर आप बना लीजिए। अब उसको 1 चम्मच शहद के साथ आप सुबह खाली पेट खाना खाने से करीबन आधा घंटा पहले आप उसको चाट लें, और इसी प्रकार रात्रि को भोजन से आधा घंटा पहले आप वही 4 से 5 लौंग का मिश्रण पाउडर लें और 1 चम्मच शहद के साथ आप उसको सेवन करें। इस प्रयोग से आपकी सब प्रकार की एसिडिटी, सब प्रकार की गैस्ट्रिक, सब प्रकार के उदरगत रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को सिर में अक्सर दर्द रहता है, हमने कुछ ज़रा सा ज़्यादा सोच लिया, ज़रा सा हमने धूप में कुछ काम किया तो अक्सर हमें सिर में दर्द हो जाता है। कई बार हमारे एथलीट भाई बहनों को भी रनिंग के दौरान सिर में दर्द रहने की समस्या हो जाती है। तो इसी प्रयोग के द्वारा करीबन 4 से 5 लौंग आप लें और उसका पाउडर बनाएं, 1 चम्मच शहद के साथ आप उसको यूज़ करें सुबह और शाम। तो 2 बार ऐसा करने के साथ साथ आप पुराने से पुराना अपना सिर का दर्द, आपका जो वमन, उल्टियों का अगर आपको कोई रोग है, बार बार आपको खांसी और ज्वर अगर होता है, तो आप इन सब रोगों का अकेली लौंग के द्वारा अपना इलाज कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से डॉक्टर नेहा ने सारी सलाहें दी आपको, उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जिमिंग कर रहे हैं तो खाली पेट ना जाइए, खा के जाइए, और वैगरस जो भी उन्होंने कहा, डोंट गो फॉर इट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जिमिंग भी कीजिए, साथ में अपने खाने पीने का भी ख्याल रखिए। प्रोटीन को एक्सेस में मत लीजिए, आपकी जितनी फिजिकल एक्टिविटी है उसी के हिसाब से आपका जिम ट्रेनर आपकी प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाएगा, वरना प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लिया तो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी टू। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए जैसे एक उदाहरण के साथ छोटा सा मैं बताना चाहूँगा। हमारे देश के सबसे अच्छे पेस बॉलर्स में से एक हुए हैं, बल्कि टॉप कपिल देव एक बार बता रहे थे कि वो उनके ज़माने में बहुत जिम तो जानते ही नहीं थे और कोई जाता भी नहीं था। क्या करते थे? बहुत दौड़ते थे, फ्री हैंड एक्सरसाइज करते थे, स्प्राउट्स बहुत खाते थे, दैट्स ऑल। उनको कुछ उस तरह से ना, उस टाइम में उनका टीम के साथ बहुत सारे डाइटिशियन होते थे, ना न्यूट्रिशनिस्ट होते थे। और इसके आज के दौर में जस्ट अपोजिट है, एक एक चीज चुन के और बता के और देख के सारे प्लेयर्स करते हैं। तो दौर का फर्क है और जरूरतों के हिसाब से लोग करते हैं, और किस तरह से अपने बॉडी को ढालते हैं वो देखने वाली बात होती है। जी बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, देखते हैं आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या मायने रखता है। स्पोर्ट्स का दिन आज 1915 में भारत के मशहूर बल्लेबाज दिग्वंत विजय सैमुअल हजारे का जन्म हुआ था। उन्होंने 7 साल के छोटे करियर में 30 टेस्ट मैच में 2152 रन बनाए और 20 विकेट चटकाए। अब आपको बताते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में आज क्या क्या खास होने वाला है। स्पोर्ट्स में आज क्या क्या है खास। 11 मार्च 2017 बांग्लादेश टीम का श्रीलंका दौरा, टेस्ट सीरीज। दोनों टीमों के बीच गाले में पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन का खेल होगा। आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2017, बेंगलुरु एफसी और मोहन बगान के बीच मुकाबला।
तो शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट संजीव जी का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें कोई सलाह देना चाहते हैं, न्यूज़ अपडेट चाहते हैं स्पोर्ट्स की पल पल की, तो यू कैन कनेक्ट विथ अस एट आवर सोशल एड्रेसेस साइट। यू कैन कनेक्ट अस एट थ्रू फेसबुक, यू कैन कनेक्ट एट दूरदर्शन स्पोर्ट्स। ट्विटर से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं @DD स्पोर्ट्स चैनल। यूट्यूब से आप कनेक्ट कर सकते हैं @दूरदर्शन स्पोर्ट्स। और इंस्टाग्राम से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं @DD.sports। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD स्पोर्ट्स और मुझे दीजिए इजाज़त एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।